बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। साल 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति आई। शाह रजा पहलवी की हुकूमत सत्ता से बेदखल हुई। आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। कहा गया कि ये इनकलाब सिर्फ घर के लिए नहीं है बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया को बदलने के लिए है। बस उसी दिन से ईरान अकेला पड़ गया, खासकर सुन्नी अरब देशों से। दोस्तों, इजराइल और ईरान एक फुल स्केल वॉर के मुहाने पर खड़े हैं। इजराइल को अमेरिका का खुला समर्थन है। इजराइल के सभी हथियार अमेरिका से आते हैं। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल की ढाल बना हुआ है, जबकि दूसरी तरफ ईरान बिल्कुल अकेला पड़ा है। इस्लामी उम्मत की बात करने वाले सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान भी सिर्फ बयान देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। क्या इस्लामी उम्मत की बात सिर्फ एक ख्याली बात है? इस चुप्पी की असल वजह क्या है? इजराइल के खिलाफ इस्लामी मुल्क एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे? क्या है सऊदी अरब की मजबूरी? सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, 1979 में जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई तब वहाँ की राजशाही बादशाहत खत्म हो गई। ईरान मानता है कि देश इस्लामी निजाम से चलना चाहिए, ना कि बादशाहत से। इसी के बाद से अरब के सुन्नी देशों में ये डर फैल गया कि कहीं ईरान की तरह उनके देश की जनता भी उनके खिलाफ बगावत न कर दे। अगर बगावत हो गई तो सदियों से चली आ रही बादशाहत खत्म हो जाएगी। ईरान की इसी सोच को रोकने के लिए आज ज्यादातर अरब मुल्क ईरान के खिलाफ खड़े रहते हैं। जाहिर सी बात है, सबको अपनी सत्ता प्यारी लगती है। दूसरी तरफ ईरान और अरब देशों में शिया सुन्नी की लड़ाई छिड़ी रहती है। शिया हमेशा से इस्लाम के खलीफा, सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गालियां निकालते रहे हैं। इसी वजह से अरब के सुन्नी मुल्क ईरान से नफरत करते हैं और उसका साथ देना इस्लाम से गद्दारी समझते हैं। ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं क्योंकि दोनों ही देश मिडिल ईस्ट में मुस्लिम दुनिया का लीडर बनना चाहते हैं। दोनों देश एक दूसरे पर प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए हैं, जैसे लेबनान, सीरिया, यमन और इराक में। ईरान यमन में हूती ग्रुप को हथियार सप्लाई करता है ताकि वो सऊदी अरब की सरकार के खिलाफ लड़ते रहें, और इधर ईरान इराक में कुछ ग्रुप्स को सऊदी अरब फंडिंग करता है ताकि वो ईरान पर हमला करते रहें। इसी वजह से सऊदी अरब खुलकर ईरान के समर्थन में नहीं आता है। आपको याद होगा 2020 में अब्राहम समझौता हुआ था, जिसमें कुछ मुस्लिम देशों जैसे यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने अमेरिका के कहने पर इजराइल को मान्यता दे दी थी और इजराइल के साथ बिजनेस डील कर ली थी। इन देशों की सोच ये थी कि ईरान से रिश्ता बनाकर हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, जबकि अमेरिका और इजराइल से रिश्ता बनाएंगे तो देश का विकास होगा। इस वजह से ये देश भी अब अमेरिका के कंट्रोल में आ गए। हालांकि सऊदी अरब ने इस समझौते से साफ इनकार कर दिया था। आज सऊदी अरब समेत लगभग सभी अरब देश अमेरिका के रहमो करम पर चल रहे हैं। अरबों ने जो इतनी तरक्की की है उसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। अमेरिका ने ही अरबों का तेल और गैस खरीदा, तभी अरबों के पास इतने पैसे आए हैं। आज अगर अमेरिका अरबों से रिश्ता तोड़ ले तो सऊदी अरब समेत कई अरब मुल्क वापस उसी ऊंट और खजूर वाले दौर में लौट जाएंगे। इसी वजह से आज के वक्त में अरब देश तेल और गैस से डिपेंडेंसी खत्म करके अपनी अर्थव्यवस्था को टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और व्यापार की तरफ ले जाना चाहते हैं, और ये सब यूरोप, अमेरिका और इजराइल के पास है, ना कि ईरान के पास। अमेरिका ने अरबों की एकता किस तरह खत्म की है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि पहले अरब मुल्क फलस्तीन के मामले में इस तरह एक थे कि कई अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर सीधे हमले तक किए थे, जैसे 1948 और 1967 की जंग में। मगर आज अरबों की हालत ये है कि फलस्तीन में 50,000 मुसलमान मारे जा चुके हैं, मगर अरब देशों की तरफ से एक भी मिसाइल इजराइल पर लॉन्च नहीं हो सकी। इसका सीधा सा कारण ये है कि आज दुनिया इतनी बदल चुकी है कि हर कोई मुल्क सिर्फ अपनी सोचता है, दूसरों से कोई लेना देना नहीं। अरब मुल्क भी अब दुनियावी तरक्की की ओर झुक गए हैं। इसी वजह से अरब मुल्क ईरान की तरफ नहीं जाना चाहते। आज हर अरब मुल्क का पहला मकसद है अपनी हुकूमत को बचाना, ना कि किसी का साथ देना। अरब देशों की रीढ़ अमेरिका के दम पर खड़ी है। अरब मुल्क अमेरिका को नाराज करके अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेरिका जिस तरफ जाएगा अरबों को भी उसी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी असली चिंता रेजिम कंटिन्यूटी है, ना कि मजहबी एकता।
अरबों ने 57 देशों का OIC संगठन बना रखा है, मगर इन्होंने कभी भी OIC को एक फौजी ताकत नहीं बनने दिया। OIC के 57 मुल्कों के पास 80 लाख सैनिक हैं। इतनी तो इजराइल की पूरी आबादी है, लेकिन दुश्मन के लिए इस OIC का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। उम्मत का नारा देना जितना आसान है, मैदान जंग में उतना ही मुश्किल है। मुसलमान उम्मत की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन असल उम्मत तो यूरोप ने बना रखी है। बिना वीजा एंट्री, साझा इकोनॉमी, बिजनेस और एक दूसरे के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं। पाकिस्तान और तुर्की की बात की जाए तो पाकिस्तान तो शुरू से ही अमेरिका का पालतू रहा है, जबकि तुर्की नेटो का सदस्य है। वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नेटो यूरोप का है और यूरोप ईरान के खिलाफ है। पाकिस्तान और तुर्की मुस्लिम उम्मत की बढ़ चढ़ कर बात करते हैं, मगर उनकी खुद की पॉलिसी और बिजनेस वॉशिंगटन से होकर गुजरते हैं। इसीलिए वो ना तो ईरान का साथ दे सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान को अकेला ही लड़ना पड़ेगा। हाँ, रशिया और चाइना थोड़ा बहुत ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला कर दिया तो ये दोनों देश भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि रूस खुद यूक्रेन के साथ जंग में उलझा पड़ा है और चाइना की कभी ये पॉलिसी ही नहीं रही है कि वो बिना वजह किसी दूसरे देश के लिए अपनी सेना उतार दे। आपसे एक सीधा सवाल है कि आज की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए क्या ईरान को पीछे हट जाना चाहिए या यूं ही अकेले अपने दम पर अमेरिका और इजराइल का सामना करते रहना चाहिए?